बात चली निकली है तो दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होना चाहिए। जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त है कि आप कायदे हस्ब इख्तलाफ जनाब खुर्शीद शाह साहब और दीगर पार्लियामेंट्री लीडर्स की मुशावरत से एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं जो इत्तफाक राय से जामे टर्म्स ऑफ रेफरेंस और दीगर मामलात को हतमी शक्ल दें। अल्लाह के फजल से हमारा दामन साफ है। हमारे सवालात को 7 सवालात से 70 सवालात और बढ़ा दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द क्राउड प्रोग्राम। मैं इमरान खान हूं। आज वो दिन आया जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बड़े तकोदो के बाद, बड़े सोच विचार के बाद, पनामा लीक्स जब से स्कैंडल आया है तब से इनके खानदान के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, सवालात पूछे जा रहे हैं। तो 40 दिन तकरीबन गुजर गए या इससे ज़्यादा वक्त हो गया है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलाखिर पार्लियामेंट में आए। पार्लियामेंट में आके उन्होंने जवाब अपनी तरफ से तो दिया, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि मुतमईन नहीं। वो कह रहे हैं जो हमने 7 सवालात प्राइम मिनिस्टर से पूछे थे उनमें से किसी एक का भी तसल्ली बख्श जवाब मुकम्मल तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया ऐवान से। वो ये कह रहे हैं कि हम अपने जवाबात भी देंगे, सवालात भी उठाएंगे, लेकिन आज एहतजाजन हम वॉकआउट इसलिए कर रहे हैं कि जो 7 सवाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से पूछे गए थे उनके जवाब नहीं दिए, लेकिन नए सवाल खड़े हो गए हैं। एक तो सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बताया कि उनके वालिद गिरामी ने 1972 में, जब उससे पहले उनकी फैक्ट्रियां कौमियाली गई थी, नेशनलाइजेशन हो गई थी, तो फिर उन्होंने दुबई में जाके गल्फ में एक मिल लगाई, स्टील मिल लगाई, और उसका जो वहां के हुक्मरान है उन्होंने इफ्तिताह भी किया और कुछ तस्वीर भी पुरानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दिखाते रहे हैं। अब ये जो मिल लगाई थी तो उस वक्त जो इनकी फैमिली की इनकम थी, जो सारी इनके खानदान में जमा पूंजी निकली थी, वो 80,000 रुपए थे। मियां साहब ने ये तो बता दिया कि उस दौर में भी उन्होंने एक बैरून मुल्क मिल लगाई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके लिए वो सरमाया कहां से लेकर आए थे, क्योंकि मिल तो बहुत सारे सरमाए से लगती है और बहुत बड़ी एक मिल थी, और उस वक्त के वहां के हुक्मरान जो हैं वो उसका इफ्तिताह कर रहे थे। मियां साहब भी वहां पे मौजूद थे 1972 में, लेकिन उसके लिए सरमाया कहां से आया था? इनके पास तो टोटल जमा पूंजी इनके पूरे खानदान के पास गालिबन जो कुछ मुबैना इतलात हैं उसके मुताबिक 80,000 रुपए थी। तो ये मिल लगाने के लिए पैसे कहां से लेकर आए थे? दूसरा, उन्होंने कहा कि 2 मिल्स हमारी थी, एक दुबई में और एक जद्दा में, उनको बेचकर हमने अपने फ्लैट्स जो हैं वो खरीदे हैं, जिनके बारे में बात हो रही है, जो ऑफशोर कंपनीज की मलकियत हैं, जो उनके बच्चों के नाम पे हैं, जो उनकी बेटी और 2 बेटों के नाम पे हैं। उन्होंने कहा फ्लैट्स हमने तब लिए जब हमने जद्दा वाली और दुबई वाली ये 2 मिलें हमने बेची, तब लिए। यानी ये मियां साहब ने कह दिया दूसरे लफ्जों में कि 2006 में और 2007 में हमने लिए, क्योंकि मिलें इस बीच में बिकी थी और फिर उसके बाद फिर यही डेट्स बनती हैं जो हुसैन नवाज भी कह के गए थे। लेकिन अल तौफीक बैंक वाला जो केस है, जिनमें डॉक्यूमेंट्स में इन प्रॉपर्टीज का जिक्र है, और हुदैबिया पेपर मिल के लिए जो मियां साहबान की फैमिली की एक बड़ी आला मिसाल है, बाकायदा वो सब जानते हैं कि ये इनकी है। तो हुदैबिया पेपर मिल के लिए जो कर्ज लिया था अल तौफीक बैंक से, उसमें जो प्रॉपर्टी प्लज हुई थी या जिस प्रॉपर्टी को गिरवी रखा गया था, वो प्रॉपर्टी फिर लंदन के ये फ्लैट कैसे हो सकते हैं? क्या किसी और ने अपनी प्रॉपर्टी मियां साहब को कर्जा दिलवाने के लिए प्लज करवा ली थी? क्या ये मुमकिन है? बहुत सारे और सवालात मियां साहब के आज के जवाबों के बाद खड़े हो गए हैं, और जो 7 सवाल थे वो बदस्तूर अपनी जगह पे हैं पोजीशन के मुताबिक। मेरे साथ मुराद सईद मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली हैं। अभी इमरान खान साहब के पास थे, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स भी गालिबन इनके पास हैं, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरे साथ शेयर कर रहे थे। चौधरी दानियाल अजीज, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे। इम्तियाज गुल तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस्लामाबाद में मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका भी। सैयदा शैला रजा साहबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देंगी। सबसे पहले मुराद सईद साहब, बल्कि मुराद मैं आपके पास आता हूँ, मैं चाह रहा हूँ दानियाल अजीज आ जाएं, जो आप बात करें वो आप उनके सामने ही करें, ताकि फिर वो उसका अगर कोई जवाब मुमकिन है तो वो आपको दे दें। इम्तियाज गुल साहब मौजूद हैं? इम्तियाज गुल मौजूद नहीं है। शैला रजा साहबा, आपकी जमात को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा नरम लिया आज, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब बड़ी इज्जत के साथ, और ऐसा लग रहा था सारी की सारी तनकीद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कर रहे हैं। आपके बारे में प्राइम मिनिस्टर को इतना एतमाद क्यों है? और मुबैना तौर पर इतलात हैं कि फजलुर रहमान साहब का जो जरदारी साहब से रब्ता हुआ है तो मफाहमत हो चुकी है,
अब आप मियां साहब की गवर्नमेंट को कुछ नहीं होने देंगे और एहतसाब के मामलात में मियां साहब से ताउन रखेंगे, ये शुनीद है, मैं श्योर नहीं हूं, बट इस तरह की चीजें अब आ रही हैं और प्राइम मिनिस्टर का जो एटीट्यूड है वो आपकी तरफ खासा नरम है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हम गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे कि मियां साहब की गवर्नमेंट को कुछ हो जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि मियां साहब की गवर्नमेंट रहे, फले फूले, आगे बढ़े, लेकिन ये गवर्नमेंट मजबूत इस तरह होगी कि मियां साहब अकाउंटेबल हैं, आवाम के सामने इन चंद बातों का जवाब दे दें। और यही वजह है कि हमने, क्योंकि हमेशा पार्लियामेंट का तकद्दुस चाहे, पार्लियामेंट की सुपरमेसी चाहिए, आज उनके 7 सवाल दिए थे और हमें यकीन था कि वो नहीं जवाब देंगे। तो यही बात हमने आज पार्लियामेंट की इज्जत रखी और बाहर आ गए और बाहर आके बात की। और कल हम अपनी अपोजिशन के साथ मिलकर, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम जॉइंट अपोजिशन हैं, तो अगर कोई छोटी पार्टी ये कहती है कि इस्तीफे का मुतालबा ना किया जाए, तो इसके बावजूद कि हमारा मुतालबा है, लेकिन हम TOR में उसको नहीं, एक मिनट शैला साहब, मुझे ये बता देना कि खुर्शीद शाह साहब चाहते तो एक बड़ी तगड़ी स्पीच देके बाकायदा एक्सपोज करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पीच को, तो वो पार्लियामेंट से बाहर आते अगर वो चाहते, लेकिन उन्होंने बड़ी ढीली सी एक स्पीच दी और सारी अपोजिशन को लेकर कौमी असेंबली से बाहर आ गए। और अब हुकूमत ये कह रही है कि जनाब देखें ये भाग गए, हम तो जवाब देने आए थे, इन्होंने तो बात ही नहीं की। देखिए, पूरी कौम ने, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है कि 7 सवाल ज्वाइंट अपोजिशन ने दिए थे और उसके बाद खुर्शीद शाह साहब ने तो स्पीच ही नहीं की। उन्होंने तो कहा कि जनाब आपसे ये चीज मांगी थी, आपने इसके बजाय 70 चीज खड़ी कर दी, तो अब बात ही खत्म हो गई, अब हम सब मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और फिर हम अपना लाए अमल देंगे। और अगर कोई ऐसी बात होती तो इमरान खान साहब वहीं पे अगर बात करना चाहते तो शाह साहब मना ना करते। लेकिन सब ये देख रहे हैं कि एक बहुत ही एक ऐसा वक्त कि हम एक सिस्टम को आगे लेके चल रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। ऐसे वक्त में वजीर आजम ने ये किया कि जो अपनी 2 तकरीरें की थी उसका तीसरा हिस्सा यहाँ पेश कर दिया और कस्दन दानिस्तन उन्होंने इस बात से गुरेज किया कि कोई अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से वो स्टेटमेंट दें, क्योंकि फिर ये होता है कि वो कंट्रोवर्सी में चले जाते। आपको मालूम है, मुझे मालूम है, इमरान खान साहब ने जो बातें की वो सबको मालूम है कि कौन सा फ्लैट कब खरीदा गया। लेकिन इसके बावजूद अगर इमरान मियां साहब ये समझते हैं कि ये सब कुछ हिडन रहेगा और वो टालते रहेंगे, तो इसके बाद मैं कहती हूँ कि मियां साहब ने आज जो है वो पूरी कौम को, मैंने एक दफा प्रोग्राम में पहले भी कहा, बंद गली में धकेल दिया है और एक दफा वो अपने आप को दोबारा से ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन है और वो जो चाहेंगे करेंगे, किसी को जवाब दे नहीं है। ऐसा नहीं है। ठीक है, मुराद सईद, आपको सही लगता है वॉकआउट कर जाना, या कम से कम एक्सपोज तो करते ना, बात तो करते। पार्लियामेंट में नवाज शरीफ आपको अब रोज तो नहीं मिलेंगे, अल्लाह अल्लाह करके उनको लेकर आए। पहले पार्लियामेंट नहीं आ रहे थे और जिस हाउस ने प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब किया था, 1 महीने से पार्लियामेंट आवाज उठा रही थी और सवाल उठा रही थी, तो वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। और जब आज वो पार्लियामेंट आए और उन्होंने जो तकरीर की और जैसे स्टार्ट किया और फिर वही फरियाद, बचपन कैसे गुजरा, जवानी कैसे गुजरी, वो पूरी दास्तान सुना दी, तो हमें पता चला कि प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट से क्यों राह फरार इख्तियार कर रहे थे। अब इमरान साहब जरा आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा क्या और हकीकत क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब आज बयान दे दिया कि 2005-6 में मैंने अपनी मिल भेज के ये फ्लैट खरीदे, यही कहा उन्होंने, ये हमने नहीं कहा, ये उन्होंने खुद कहा आज। तो जब उन्होंने ये बयान दे दिया तो फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब फंस गए हैं और मेरे ख्याल से अब कोई निकलने का रास्ता नहीं। मैं आपके सामने चंद डॉक्यूमेंट्स रखना चाहता हूं, आप अपने कैमरामैन को कहिएगा कि वो जरा दिखाइए। ये मेरे पास लैंड रजिस्ट्री है एक अपार्टमेंट की, एक फ्लैट जो खरीदा गया, उसकी मैं तफसीलात भी बताता जाता हूं कि अब 17 नंबर का पार्क लेन पे वाकया है। ये है 1 जून 1993 को इन्होंने खरीदा। फिर दूसरी जो लैंड रजिस्ट्री मेरे पास है उसमें सारी तफसीलात, इसकी टोटल कीमत कितनी बनती है। ये 16 नंबर का पार्क लेन पे ये 31 जुलाई 1995 को खरीदा गया। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं 2005 में मिल बेचे। फिर उसके बाद 16A उसकी रजिस्ट्री में आपको दिखा रहा हूं, लंदन की मैं आपको पूरी रजिस्ट्री दिखा रहा हूं। ये है 16A का पार्क लेन का अपार्टमेंट, 31 जुलाई 1995 को खरीदा गया, ये आपके सामने। फिर चौथा एक डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है 12A पार्क लेन के ऊपर, ये 29 जनवरी 2004 में खरीदा गया। अब उसके आगे बढ़िए, एक और अपार्टमेंट
16 का मैंने 16A का जिक्र किया, 16 नंबर ये भी 31 जुलाई 1995 को खरीदा गया। अब जरा नजर दौड़ाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन्हीं सालों में 1981 से लेके कितना टैक्स दिया। मैं जो आपको सामने अब दिखाऊंगा, ये मैं नहीं कह रहा, उनकी जो इलेक्शन कमीशन में और उनकी जो असासी बिहार के पास वो सारी तफसीलात है, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं। इसका अगर आप गौर से मुतालिया एक मिनट मुराद से सब यहाँ कंफ्यूजन है, मुराद से सब यहाँ पे कंफ्यूजन है। इमरान साहब एक मिनट लूंगा आपका। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम अपने वालिद मोहतरम और अपने दादा के जमाने से बड़े अमीर थे और पता नहीं कि दरहम में और डॉलर्स में और पूरी दास्तानें उन्होंने सुनाई, तो उनके पास कितनी दौलत थी। 1981 से लेकर 1994 तक प्राइम मिनिस्टर साहब की एवरेज, नवाज शरीफ साहब की एवरेज कितनी आमदन बनती है? 2,74,000। मैं नहीं कह रहा 2,74,000 साल की उनकी कमाई है। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं, ये उनके जो डॉक्यूमेंट्स है। अब इन्होंने टोटल 14 सालों में टैक्स कितना दिया? 10 लाख। तो इमरान साहब, शक शुबहात में इजाफा हुआ। आज मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर थे और जो कि मियां साहब की तकरीरों को देख के सोते थे कि शायद वाकई बड़े मियां साहब ने कुछ उनके पास जादू की छड़ी हो और अलादीन का चिराग हो, उन्होंने वाकई कमाई की हो, आज वो कंफ्यूज है। आज पाकिस्तान का 20 करोड़ अवाम जो है वो सवाल कर रहे हैं इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देख के कि आप खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर 2005-6 में मिल बेच के आप कहते हो कि मैंने फ्लैट ले लिए। रजिस्ट्री हमारे हाथों में है, रजिस्ट्री हमारे पास है। ये जो रजिस्ट्री आपके पास है ना, एक मिनट मुराद एक मिनट, जब पहले ये जो रजिस्ट्री आपके पास है ये ऑफशोर कंपनी के नाम पे है, मियां साहबान के अपने घर वालों के नाम पे नहीं है भाई। आप गौर करें कि ये जो रजिस्ट्री आपके पास है, ये भी जरा गौर कीजिएगा। ये जो रजिस्ट्री आपको बता रही है और नेल्सन और नेस्कोल जो कि मिनर्वा ट्रस्ट जो है इन दो कंपनियों को ओन करती है, इसकी बेनिफिशियल ओनर कौन है, किस किस का नाम आता है? इसमें मरियम मोहम्मद नवाज शरीफ का, मरियम सफदर का, मरियम नवाज शरीफ का नाम आ रहा है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की जरा असासों की तरफ जाइए। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि उनके जो डिपेंडेंट है उसमें कौन है? मरियम सफदर, मरियम नवाज का नाम आता है। अब वो डिपेंडेंट्स में कितनी की दौलत है? 2,84,85,000 ये डिपेंडेंट्स में शो कर रही है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं कि नहीं ये कंपनियां तो किसी की है नहीं। तो जब मरियम नवाज की ये कंपनियां है वो ओन करती है, डिपेंडेंट्स में आप मरियम नवाज का नाम लिख रहे हो, तो इमरान साहब आप जरा गौर कीजिए इन चीजों के ऊपर। निकलेगा क्या इससे? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं 2,45,00,000 की। ठीक है, अगर तो डिपेंडेंट है तो फिर बिल्कुल, अगर वो डिपेंडेंट है साहबजादी है तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज को आपको जाना पड़ेगा, करती है प्रॉपर्टीज को जाहिर करना चाहिए। मैं एक मिनट दानियाल अजीज साहब, आप अभी पहुंचे तो नहीं स्टूडियो में, लेकिन मुराद से सब पहुंचे हैं जी रजिस्ट्रियां लेके उन प्रॉपर्टीज की जो मियां साहब का खानदान ओन करता है। और वो बता रहे हैं 1 जून 1993, 31 जुलाई 1995, 31 जुलाई 1995 एक और 29 जनवरी 2004 की एक और, ये प्रॉपर्टीज की डिटेल लेके रजिस्ट्रियां वो इमरान खान साहब की पार्टी के मुराद सईद साहब लेकर आए हैं। देखें जी, मुझे तो नहीं पता इनके पास कौन से कागज हैं। ये तो 35 पंक्चर कीचर की टेप भी बताते थे, ये हमें घोड़ा अस्पताल के बैलेट पेपर भी बताते थे, वो भी सब झूठ निकला। तो कोई इनके पास मुसद्दका चीज नहीं, अगर होती तो आज ये पार्लियामेंट में करते ना जी। ये 1 महीने से इन्होंने रट लगाई हुई है पार्लियामेंट की, आज खोदा पहाड़ तो चूहा भाग गया। आप ये देखिएगा ना कि अगर इन्होंने पार्लियामेंट में ये सारे सवाल उठाते तो बहुत बेहतर होता है इनके लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की कि आप जो जहाजों पे और ऐश और आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो आप कह रहे हैं आपकी इनकम ही कोई नहीं है, तो उसके बारे में भी जरा तफसील बता दीजिएगा। तो जब उनकी बारी आई तो वो मुंह सुजा के भागे और बाहर जाके कागज हलाने लग पड़े। सर आप कितनी देर में आ रहे हैं स्टूडियो? मेरे ख्याल में इनका, आप स्टूडियो कितनी देर में आ रहे हैं? मैं अभी एक मीटिंग में बैठा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनको जो है स्टूडियो की बात नहीं है। आप ये बताएं कि जो इनका कंटेनर की आदत है वो अभी तक नहीं की जा सकी, और आप देखें कि ये बाहर पार्लियामेंट आके कागज हिलाने से तो नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, एक मिनट मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी की कोई करप्शन आज सारा दिन में याद नहीं है। ये अपनी पूरी स्पीच में इनके जहाज भी याद है, इनकी गाड़ियां भी याद है। पीपल्स पार्टी के साथ मामला क्या चल रहा है आपका? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो कागजात थे, अपने जो गोशवारे थे, वो बाकायदा जमा करवाए सारे मुख्तलिफ सालों के, और स्पीकर के कब्जे में दिए, जो तरीकाकार है पार्लियामेंट का। अब स्पीकर साहब उसको लाइब्रेरी में रखवाना चाहें, यहाँ उनको निशावर करवाना चाहें,
ये उनकी अपनी इस्लाह है, जो भी वो करना चाहते हैं, हाउस बिजनेस कमेटी में ये डिस्कस कर लें। लेकिन ये बताया जाए कि इन्होंने कौन से कागज दिए आज? प्राइम मिनिस्टर का तो नाम भी नहीं है जी, ये कैसी बात हो रही है इमरान साहब? सर 7 सवालों का जवाब दे दिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। नहीं, 7 सवालों का जवाब हम क्या दें? ये नियाजी इंटरप्राइजेस प्राइम मिनिस्टर की निकली है, ये जो जहांगीर तरीन की कंपनी निकली है प्राइम मिनिस्टर की निकली है। आप मुझे ये बात बताएं कि जो अलीम खान की कंपनी निकली है प्राइम मिनिस्टर की, परवेज लाई की जो निकली है उसके बेटे की मोनस लाई की प्राइम मिनिस्टर की निकली है, उसका तो नाम है बीच में। आप ICIG के वेबसाइट पे जाएं तो चेचा के नहीं हम अच्छा मैं गालिबन आपको समझा नहीं पा रहा सर। हम जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे कर रहे हैं, नहीं चाहते। इन पे नहीं कर रहे सर, इन पे फिर कर लेंगे ना, इन पे फिर कर लेंगे, करते रहते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है तो आप जरा जवाब दे दें मुझे। मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि ये 7 ही सवालों का उन्होंने एग्जैक्टली जवाब दिया है, लेकिन अगर इनके पास जवाब और थे जैसे उन्होंने फरमाया वो बयान करते ना, भाग क्यों गए वो? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के जवाब के मुताबिक दानियाल अजीज साहब ये फ्लैट्स लिए हैं 2 मिल्स जद्दा वाली और दुबई वाली बेचने के बाद उनसे जो पैसा वसूल हुआ तो ये 2 फ्लैट्स लिए गए हैं। और ये जो फ्लैट्स भी बताइए और वो डेट्स सुन लेना सर, सुन लेना सर। और सर एक मिनट सर, जो डेट्स बनती है दानियाल अजीज साहब, सवाल तो सुन लो ना। जो से कोई एक ढेला नहीं गया। अच्छा जी ठीक है, जो ये 2 मिलें बेचकर वो फ्लैट्स लिए हैं, ये 2006 और 7 का टाइम बन रहा है। तो सर ये अल तौफीक बैंक क्या कहता है, हुदैबिया पेपर मिल क्या कहती है, और वहां जो फ्लैट्स प्लज होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? आप काइंडली, तो अगर आपके पास कोई लीगल डिपार्टमेंट है उनसे आप ये पढ़वा लीजिएगा अल तौफीक का केस। इसमें मैं आपको दावे से कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का ना नाम है, और जो ये कहते हैं कि नहीं जी क्योंकि वो हुदैबिया के डायरेक्टर थे, आप उस केस को पढ़ें। उसमें सर किसका नाम है, किसका नाम है? सुनने मेरी बात थी कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो हुदैबिया कंपनी है वो इन फ्लैट्स के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, और जो अटैचमेंट की बात की गई है वो एक शहजी नकवी साहब हैं जिनकी विटनेस स्टेटमेंट के ऊपर चूंकि ये पेश नहीं हुए थे क्योंकि ये लंदन का केस था, उसमें उन्होंने लिखा कि फलानी तरीक को आप पेश करके टू द कॉन्ट्रेरी कोई बात है तो बता दें। वो उन्होंने आके बात नहीं, हुदैबिया पेपर मिल किसकी है सर? अल तौफीक बैंक का जो केस है उसमें नाम किनके हैं आप बता दें सर, मैं नहीं बता रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टीज के हवाले से आप बात कर रहे हैं उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि इफ देयर इज एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी, क्योंकि ये पेश नहीं हुए थे, अगर आप FCR 12 रूल 8 पढ़ लें ब्रिटिश कोर्ट का तो उसमें यह है कि अपीयरेंस नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिलहाल मैं हम शहजी नकवी की बात मान लेते हैं और फलानी तरीक डे कोर्ट में आके टू द कॉन्ट्रेरी कोई बात है तो बता दें। उसके बाद वो गए और वो सेटलमेंट होगी। तो इसमें कहाँ सबूत है कि वो फ्लैट जो है प्लेज हुए थे? आप काइंडली बता दें, एक विटनेस स्टेटमेंट पे तो नहीं हो सकते ना। नहीं, इन फ्लैट्स का जिक्र ही कैसे आ गया सर इससे पहले? मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ जब वो थे ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो तो थे ही नहीं सर, एक चीज का वजूद ही नहीं था, उसका जिक्र कैसे आ गया? क्रेडिटर थे, आपने सवाल पूछा तो वो जवाब ले ले, मैं बहस नहीं कर सकता इनके साथ। जो क्रेडिटर्स थे उनका ये दावा था कि अगर इन्होंने हमारी पेमेंट नहीं की है, लेट हो गए हैं, तो ये चीजें आप इनकी अटैच करें। तो जब कोई पेश नहीं हुआ तो कोर्ट ने कहा ठीक है फिलहाल हम आपकी बात मान लेते हैं और ये अटैचमेंट हम कर देते हैं, कॉन्ट्रेरी टू एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी फलानी तरीक को आके हमें बताएं। और उसके बाद 37 मिलियन का कर्ज सर फिर किस चीज पे मिला था? वो तो जो इन्होंने ये जो अल तौफीक बैंक है जो भी इन्होंने उनके साथ अरेंजमेंट किया, मेरे इल्म में तो वो नहीं है, लेकिन वो इन फ्लैट्स का नहीं था क्योंकि वो सेटलमेंट उसके बगैर हो। नहीं सर, कोई तो चीज देखें, आप कुछ देते हैं बैंक को तो बैंक आपको कर्ज देता है ना। वो 37 मिलियन पे जो सवाल उठाया, तो इसका मतलब है सर कि प्राइम मिनिस्टर ने मुकम्मल जवाब तो नहीं दिया ना, आज सारी सवालों का जवाब तो नहीं आया। जवाब दिया है, मुकम्मल जवाब दिया, एक चीज का जवाब दिया। और ये भी मैं आपको बता दूं, आप जफर अली शाह केस पढ़ लें, उसमें खालिद अनवर साहब ने इसके खिलाफ आर्ग्यू किया हुआ है कि ये नाम नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, और वो सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच में उस वक्त मुशर्रफ दौर में। चलें ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, एक मिनट ठहर जाए, ब्रेक से वापस आते हैं। आपने स्टूडियो आना था, आप पता नहीं कहां से फोन कर रहे हैं, ब्रेक लें वापस आते हैं। जी शहलादा साहब, आप ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से तो अपोजिशन मुतमईन नहीं हुई, अभी जो दानियाल अजीज जवाब दे रहे थे, कुछ आपको समझ आती है बात की? देखिए, एक तो ये कि एक बात मैं आपको ये वाजे कर दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है और हमें भी मालूम है कि ये बात डिसाइडेड थी कि वज़ीर आज़म जवाब नहीं देंगे, और उसमें ये तय हुआ था कि अगर जवाब नहीं देंगे तो हम बाइकआउट करेंगे और फिर अगला लाहे अमल तय करेंगे। दूसरी बात यह है कि दानियाल अजीज़ जो हैं वो बड़े अफसोस की बात है, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन हर वो बात कर रहे हैं जो कि गलत है। 2005 से पहले ये ख़ानदान मुश्तरका है, वो मियाँ साहब जो हैं वो बड़े मियाँ साहब की डेथ का सहारा लेकर कि जिस वक्त जायदाद तकसीम हुई वो किस्से बयान कर रहे हैं। और
आप खुद समझ रहे हैं कि इस वक्त वो दौर नहीं है कि हम कोई बात छुपा सकें, हर चीज़ सामने आ रही है। कभी साहबजादी कहती हैं मैं वालिद के साथ रहती हूँ, फिर उनके निकल आते हैं क्योंकि उनके मियाँ को भी टैक्स बचाना है, तो वो स्पाउस को कहते हैं कि वो मेरे साथ रह नहीं रही, वो अलग रह रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझती हूँ कि अब बहुत ही इन्होंने वक्त ख़राब कर दिया और इनके पास देखा जाए तो जवाब नहीं है। और इन प्रोग्राम से पहले 7 बजे की भी प्रोग्राम से पहले तबसरे देख रही थी, तो वहाँ मुझे बताया गया, वहाँ पे कोई साहब तबसरा कर रहे थे कि आज भी इनके मेंबर्स बहुत कम थे। वही जो इनके गिने चुने लोग हैं जो किसी न किसी तरह कारोबार के में रहे शरीक, वही सहारा दे रहे हैं। और बस तो इनको समझना चाहिए कि अब वो वक्त आ गया है कि लोग एक क्लिक में जाके सब चीज़ें मालूम कर लेते हैं। इम्तियाज गुल साहब ने ज्वाइन किया। इम्तियाज गुल साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आज की उनकी स्पीच, 7 सवालों के जवाब मांगे थे अपोजिशन ने, और अपोजिशन ने वॉकआउट इसलिए किया कि उनको लगता है कि कोई सवाल का मियाँ साहब ने उनके मुताबिक ढंग का जवाब नहीं दिया। अब मुझे आपसे सर ये सवाल करना है कि मियाँ साहब ने अपने आप को नए किस्सों में धकेल दिया है, नई बहस शुरू कर दी है। मियाँ साहब के मुताबिक गल्फ में, दुबई में एक गल्फ स्टील मिल मियाँ साहब ने लगाई 1972 में उनके वालिद ने, लेकिन जब इनकी फैक्ट्रियों को कौमिया लिया गया था, नेशनलाइज कर लिया गया था, तो उस वक्त इनके जो पूरे खानदान से मुश्तरका इनकम निकली थी, जमा पूंजी, वो 80,000 रुपए थी। तो सर वो पैसा इन्होंने, अब तो ये भी लोग पूछेंगे कि 1972 में इन्होंने, खुद तो कंट्रोवर्शियल थे, अपने वालिदैन को भी कर दिया, अपने वालिद को भी, कि उन्होंने उस दौर में वो पैसा कैसे अरेंज किया। जी, मैं इमरान यही सवाल मैं भी खुद से कर रहा हूँ कि हम भी काश इतने खुशकिस्मत होते कि हम दुबई जाते या अबू धाबी जाते या सऊदी अरब और हमें कोई इस तरह के पैसे देता, गिफ्ट कर देता, और हम भी ऐसे एक मिल लगाते, फिर लंदन में उससे फ्लैट ख़रीद लेते। तो मसला ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने बिलाशुबा आज वही रविश इख्तियार की जो गुज़िश्ता 6-7 हफ़्तों से उनके वज़रान ने इख्तियार कर रखी थी, और उसके नतीजे में उन्होंने ख़ुद को मज़ीद फंसा दिया है। क्योंकि जब आप बहैसियत एक डायरेक्टर के, चूँकि मुख्तलिफ़ कंपनियों में ये डायरेक्टर थे, अगर ये कहते हैं कि मैं होलसोली मालिक नहीं था, तो उसके बावजूद जो इनका तर्ज़ ज़िंदगी है, जिस अंदाज में जो घड़ियाँ पहनते थे, उस वक्त भी जिन गाड़ियों में सफ़र करते थे, वो यकीनन उससे बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता उन टैक्स गोशवारों से जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किए हैं। तो लिहाजा जो सवालात थे उनके जवाब बुनियादी तौर पे सिर्फ शायद एक सवाल का जवाब मिला, जो उन्होंने कहा कि चाहे गल्फ स्टील थी, चाहे जद्दा स्टील मिल थी, या ये पाक लेन के फ्लैट्स हैं, इनके लिए पाकिस्तान से एक पैसा भी नहीं गया। तो उससे एक और सवाल फिर उठता है कि ये 1993 और 1996 के दौरान ख़ास तौर पर जब 4 फ्लैट ख़रीदे जा चुके थे, उसके लिए पैसा कहां से आया? वो उन्होंने ऑन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये फ्लैट 2006 और 7 में लिए हैं। सर ये तवज्जो फरमाइएगा, ये 2006 और 7 में उन्होंने कहा। मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने, और खुर्शीद शाह साहब ने शायद सही कहा, यकीनन बल्कि सही कहा, कि इन्होंने 7 सवालों के जवाब देने की बजाय और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, जो अपनी तकरीर में भी उन्होंने जिक्र किया, फिर इनके जो दरबारी वज़रा हैं वो भी बार बार कह रहे हैं, जहांगीर तरीन का नाम, अलीम डाब और बहुत सारे लोगों के नाम हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन हमें जो स्टेट बैंक के ज़राए ने बताया है वो ये कहते हैं कि अक्सर ये लोग स्टेट बैंक के ज़रिए इन्होंने पैसे बाहर भेजे और अपनी ऑफशोर कंपनियां ख़रीदी और उस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इस्तेमाल किया है। इनकी ट्रेल कहीं पे मौजूद नहीं है। और एक तरफ ये कहते हैं कि हमने इतने अरब का टैक्स दिया है, इतना हमने खसारे से निकाल के मुनाफे पे डाल दिया, लेकिन शर्मनाक हद तक इनके गोशवारे हैं जो टैक्स के, कि आप कभी 10,000 टैक्स दे रहे हैं, कभी 5,000 दे रहे हैं, कभी साल में 70-80 हज़ार टैक्स दे रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि खुद अपने ही जस्ट वॉक्ड इन टू अ ट्रैप, और वो ट्रैप में से निकलना सियासी तौर पे बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, महज़ब जमहूरी मुआशरों में एक रिवायत है कि अगर आप पे कोई उंगली उठी है, और वो भी ऐसे हालात में कि आपकी बेगम साहबा कह चुकी हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए ख़रीदे हैं, आपके बेटे BBC को इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हाँ जी हमने ख़रीदे हैं, हाल ही में भी उन्होंने ये एतराफ़ किया है। तो ऐसी सूरत हाल में जो आला तरीन ओहदे पे शख्स फाइज होता है, सियासी ओहदे पे, वो खुद ब खुद उससे अलहदा हो जाता है। अब मुझे ये बार बार
सोच सोच के तकलीफ भी हो रही है कि मियाँ साहब को, उनके भाई को बहुत दर्द है कि पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट नहीं बननी चाहिए, हमें पाकिस्तान का मफाद अजीज़ रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उनको ये भी एहसास करना चाहिए कि उनकी महज उनकी ज़ात इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की में और पाकिस्तान के मफादात की राह में एक बड़ी रुकावट बन गई है, क्योंकि अभी जो कुछ अभी वो एक टर्मोइल होगा लेकर आए हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान के सियासी जो नक्शा है वो कोई अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा, इम्तियाज गुल साहब, ये आपके साथ ही मुराद सईद साहब लेकर आए आज पहली दफा ये इन जितने अपार्टमेंट्स हैं चारों, अगर मेरे से कोई बात आपने सुननी है तो सुन लें, फिर मुझे काइंडली, चूंकि मैं हूँ नहीं वहाँ पर, तो अगर आपने आखिर में, आपको इजाजत है सर, आप फोन काट लें, आपको इजाजत है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। मैं बारी पे ही बात करूंगा ना, ऐसे तो नहीं होगा, मैं बारी पे ही बात करूंगा। अगर आपको दबाव आप डाल रहे हैं तो आप जाएं सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। दबाव नहीं डाल रहा मैं आपसे, नहीं, इसके बाद आपसे बात कर लेता हूं मैं। आप अगर मीटिंग जरूरी है तो आप वहां चले जाएं सर, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ जी, मैं होल्ड रख रहा हूँ। जी ठीक है, होल्ड कर दें जी। मुराद सईद साहब, ये जो आप रजिस्ट्री लेकर आए हैं, इनकी कोई तस्दीक है आपके पास? कोई इनके ऊपर स्टैंप्स लगी हो, या ये आपको वैसे ही पेपर मिल गए हैं जैसे पहले आपको मिलते हैं, जैसे दानियल अली साहब भी कह रहे थे? इमरान साहब देखिए, मैं आपको जो जो चीजें दिखा रहा हूं एक बार तो फिर मैं आपके कैमरे के सामने रख देता हूं कि अभी मैंने जो टैक्स रिटर्न जो 1981 से 1994 तक जो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जमा कर चुके हैं, उसके मुताबिक हमारे मुल्क के अमीर वजीर आजम जो खुद कह रहे हैं कि मैं फला का साहबजादा था और उन्होंने बड़ी कमाई की, उनके मुताबिक उनकी माहाना आमदन कितनी है? 22,600 उनकी माहाना आमदन बनती है, जो मैं नहीं कह रहा, जो कि सारी डिटेल्स मैं फिर से आपके कैमरे के सामने रख देता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, इस पे स्टैंप भी मौजूद है, इस पे सारी चीजें मौजूद है, और ये इलेक्शन कमीशन में और एफबीआर के सामने मैंने नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिखे हैं। फिर उसके बाद आगे जाइए, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मेरे 2 साहबजादों के नाम है, साहबजादी का जिक्र नहीं हो रहा, और साहबजादी कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर मेरा कुछ नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या मिलता है कि नेल्सन और नेस्कोल मनिरवा ट्रस्ट के नीचे आते हैं, 93-94 में बने, उसकी बेनिफिशियल ओनर कौन है? मरियम सफदर है, और उनके पासपोर्ट भी इसके साथ लगे हुए हैं। फिर यहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि मेरी डिपेंडेंट जो है वो कौन है? मरियम सफदर है। कितने असासी हैं? 2,45,00,000 के। ये कौन कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं कि नहीं, मेरा नाम तो है नहीं, ये तो बेनिफिशियल ओनर खुद है 2 कंपनियों की। इसका मतलब कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर अपने वालिद साहब के पास रहती है, वो डिपेंडेंट है वजीर आजम के ऊपर, लेकिन बाहर 2 कंपनियां ओन करती है। मजाक है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये असासी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद जमा की है ये चीज है। ये कंट्रोवर्सी है ना, ये कंट्रोवर्सी है, ये पीएमएलएन के सामने रखते हैं। एक मिनट, इसका जवाब, इसका मुराद, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, बाकी पॉइंट इसके बाद उठाइएगा। इसका जवाब पीएमएलएन से लेते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नादरीन। जी दानियल अली साहब मौजूद हैं जी हमारे साथ। दानियल अली साहब, अब ये जो सवाल उठाया इन्होंने कि डिपेंडेंट है मरियम नवाज और फिर 2 कंपनियों की मालिक भी हैं, ये जब चीजें मुख्तलिफ सिमतों में जा रही हैं तो सवाल तो उठेंगे ना सर? इमरान साहब, आपके नाजरीन के लिए अगर आप 1 सेकंड दें, मेरे सामने वो 7 सवाल पड़े हुए हैं जो इन्होंने अपोजिशन ने आज से 5 रोज कबल पुट किए थे। उसमें पहला सवाल जो है उसमें लिखा हुआ है कि इज देयर एनी इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स इन दीज फ्लैट्स। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज वाजे बता दिया कि है। फिर उन्होंने कहा व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंड, वो भी उन्होंने वाजे तौर पर बता दिया, और स्पीकर साहब के पास वो सारे जो गोशवारे हैं वो जमा करवा दिए हैं। ठीक है जी। सेकंड सवाल इनका 5 ज़िमनी सवालों पर मुश्तमिल था, जिसमें उन्होंने कहा कि इन 4-5 चीजों में से आप चॉइस कर लें। उसमें जो लास्ट वाला है वो है कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स बाय हसन नवाज एंड हुसैन नवाज इन बीबीसी। ना सर, ना डंडी ना मारे सर। इसमें कुलसूम नवाज साहबा का और चौधरी निसार साहब का स्टेटमेंट भी है सर, ये शामिल करें इसको। उस दिन भी आप निकल गए थे सर। अलाउ मी टू फिनिश। हाँ सर, ये जरा बेगम साहबा को भी शामिल करें सर। मेरे पास चूंकि टाइम कम है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो सवाल उन्होंने पूछा है वो है इन 4 में से आप। सर नहीं, 4 नहीं, उन्होंने 5 लोगों का पूछा है सर। उन्होंने बेगम साहबा का, मरियम साहबा का, दोनों बेटों का और चौधरी निसार का, 5 लोगों का पूछा है। मैं आपको पढ़ के, एंड द प्राइम मिनिस्टर क्लैरिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अगर आप कहते हैं मैं आपको चारों पढ़ के सुना देता हूं, मैं उस पे आ रहा हूं जो कि उन्होंने करेक्ट गिना है आज। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। ठीक है जी, मुझे कोई जरूरत नहीं कोई चीज छुपाने की। उसमें जो चौथा है उसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स ऑफ हसन नवाज शरीफ इन एन इंटरव्यू ऑफ बीबीसी हार्ड टॉक इन 1999 कंपेयर टू हसन नवाज इन कल तक प्रोग्राम इन 2016। ये है जी। ठीक है,
उसमें उन्होंने ये कहा है कि हुसैन नवाज की बात दुरुस्त है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इसका जवाब उन्होंने ये वाला हिंसा चुना है। ठीक है जी, ठीक है। अब इसका मतलब हम ये लें कि मरियम नवाज साहिबा का, कलसूम नवाज साहिबा का और चौधरी निसार साहब का तीनों के स्टेटमेंट गलत बयानी है। एक मिनट सुनते जाए आप, मेरी बात मुकम्मल होने दें, फिर आप जरूर सर जिमनी सवाल तो पूछ लो, मैं आपसे सर सवाल करने का हक तो देना कम से कम। आपके 7 सवाल पूछे हैं वो मुकम्मल हो लेने दें प्लीज, आपके नाज़रीन के लिए मैं कह रहा हूँ। सर वो उधर पार्लियामेंट में थे सर, मेरे सवाल अलग है सर, मैं तो सर प्रोग्राम अपना कर रहा हूँ। आपने प्रोग्राम शुरू यहाँ से किया जी। अच्छा, मेरी अर्ज ये है सर कि मियां साहब ने कहा कि उनके बड़े साहबजादे का जवाब ठीक है। मैं जुमला खत्म कर देता हूँ जी, मैं जुमला खत्म कर जी ठीक है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, इस तरह से मैं एक एक करके आपको 7 सवालों का जवाब देकर बता सकता हूँ और वो गोशवारे स्पीकर साहब को जमा करवा दिए गए। अब मेरी एक मिनट बात सुन लें। जो बहुत बड़े बड़े बोल बोले जा रहे थे, जिनके न्याजी इंटरप्राइजेज निकले हैं, जो परवेज इलाही साहब का अपना नाम आया हुआ है, जो इनकी ऑपोजिशन की तरफ से जो जवाब दी है रहमान मलिक साहब के हवाले से, जो जहांगीर तरीन साहब हैं, ये सारे साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर का तो नाम नहीं है। और ये उनको कहना कि जनाब आपके गोशवारे, आपकी गाड़ी, आपकी खड़ी महंगी है, भाई आप उस चीज के ऊपर जो पैनामा पेपर्स के हवाले से कह रहे हैं वो बात भी उन्होंने सारी जवाब दे दिया आपको। उन्होंने कहा कि $9 मिलियन तो उस वक्त है 1971 में, और वो गोशवारे जमा करवा दिए उन्होंने। तो $9 मिलियन से चलें, घड़ी और गाड़ी नहीं आती। चलें कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर अपनी जाती आमदन भी तो देखे ना, 22,600 रुपए सर। जाती आमदन भी दिखाते हैं आपको, इसलिए हमने कहा था क्या 22,600 रुपए बन रही है महाना। बिल्कुल ऐसे आपकी अदालत में नहीं होना, ये पाकिस्तान की अदालत में होना इंशाल्लाह। सर ये तो मियां साहब ने लिख कर दिया ना सर, मैंने तो नहीं लिखा ना, ये तो गोशवारों में मियां साहब ने डिटेल दी ना अपने बारे में सर, मैंने तो नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात से अब आप भाग नहीं सकते, ये सिर्फ असेंबली में 7 सवालों से काम नहीं चलना, अब दूध का दूध पानी का पानी होना। याद आ रहे हैं लफ्ज उनके? और ये भी कहा था कि जहांगीर तरीन साहब का भी जवाब लेना पड़ेगा, अलीम खान का भी लेना पड़ेगा, इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी है उसका भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, उन्होंने कहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे आज बात हो रही थी, इनका जवाब तो इनको देने पड़ेंगे। मुराद सही साहब देखिए, आपको कम से कम इमरान खान साहब ने इतना किया होता कि जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं उनको कोर कमेटी से ही हटाया होता जब तक तहकीकात नहीं हो जाती। इतना तो कम से कम किया होता खान साहब ने। इतने बड़े कॉज को लेकर चल रहे हैं अपनी तरफ से, और अपने साथ वो लोग रखे हुए हैं जो कंट्रोवर्शियल है। जब तक वो क्लियर नहीं होते तब तक उनको कोर कमेटी से तो फारग कर सकते थे। इमरान, इसका मैं जवाब देता हूं, लेकिन मैंने दानियाल साहब को भी जो उन्होंने कहा है उसका भी जवाब देता जाऊंगा। देखिए, आपने पूछा कि जहांगीर तरीन साहब या किसी और का नाम आया है, तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से क्या चाहते हैं? हम पूरा मनी ट्रेल देखना चाह रहे हैं, यही हमारा सवाल है ना, यही हम जानना चाहते हैं। जिस दिन इन्होंने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बात की, अगले दिन जहांगीर तरीन आप लोगों के सामने आया, मैंने आप ही के प्रोग्राम में उनके तमाम मैं तो हैरान हो रहा हूं सर, ना आप जवाब दे रहे हैं ना वो जवाब दे रहे हैं, और जहांगीर तरीन साहब ने मीडिया के सामने रखी। इनके पास तो मनी ट्रेल ही नहीं है। एक मिनट, मुराद मुझे बताएं कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ने, आप जरा ये सुनिए, आर यू श्योर कि दोनों ने जो पैसा बनाया है बिल्कुल जायज है? आर यू श्योर? देख, कोई तहकीकात हो चुकी है इनके पैसे के हवाले से? इमरान, लाजवाब हो गए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी इमरान, देखिए अभी दानिया साहब ने क्या कहा, जी मरियम नवाज साहिबा का जो आपने सवाल किया कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के असासों में और गोशवारों में वो डिपेंडेंट है, वो उधर 2 कंपनियों के ओनर है, तो ये किस तरह डिपेंडेंट है? और जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप दूसरे का जिक्र करें, पीएमएलएन से पूछे तो वो जिक्र करते हैं फौरन तरीके इंसाफ का, और पीपल्स पार्टी का जब इनसे पूछे तो वो जिक्र करते हैं पीएमएलएन का। ये जवाब तो इमरान सुनिए, आगे सुनिए। इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दे दिया कि पैसा कहां से आया। इन्होंने कहा कि 2005 में हमने मिल बेच के, तो जनाब मैं आपको रजिस्ट्री दिखा रहा हूं कि 93-94 में इन्होंने खरीदी थी, तो 2005 में आप मिल बेच रहे हो, 93 में आप खरीद रहे हो, मतलब क्या मजाक है इमरान? मतलब इसका जवाब किसके पास हो सकता है? तीसरी बात ये कि हम अमीर थे, तो जब हम अमीर थे तो 22,600 आपकी माहवार तनख्वाह की आमदन किस तरह बनती है? लेकिन दो बड़ी सीरियस ऑफर्स किए आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। मैं एक मिनट इसको यार रोकें, मैं शैला रज़ा साहिबा, 2 बड़ी सीरियस ऑफर्स हैं। एक उनकी ऑफर ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कि आए बेलाग एहतसाब का एक सिस्टम बनाते हैं और उसके ऊपर एहतसाब करते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली आपके दौर में भी नहीं हो सका। 3 साल प्राइम मिनिस्टर के दौर में भी बिल नहीं आया। एक तो मियां साहब ने ये ऑफर अब कर दिया है फाइनली कि एहतसाब का एक सिस्टम बनाए, बड़ी संजीदा ऑफर है। और दूसरी ऑफर उन्होंने की कि अपोजिशन आए, मिल बैठ के TOR बना लेते हैं और तहकीकात करवा लेते हैं। अब
ये मामला बैठ के इसी तरह हल होना है। अब आप वॉकआउट्स पे रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे, या लेकर आएंगे प्राइम मिनिस्टर को टेबल पे और बैठ के ये मामला हल कर लेंगे? दोनों ऑफर्स हैं। संजीदगी क्या लेवल क्या होना चाहिए अपोजिशन का? इमरान देखिए, शेर हबीबी से अगर संजीदगी आप के लेवल पहले की मुझे आज एक जुमले का opposition मौका दे ने- दे। मुराद एक सेकंड, मैं वापस आऊंगा फिर तो अभी नहीं। जी जी शैला साहब। देखिए, ये ऑपोजिशन की संजीदगी थी कि आज उन्होंने ऐवान को अखाड़ा बनने से बचाया, वरना बहुत कुछ हो सकता था। ये वो बात आप कर रहे हैं जो हमने पहले की थी। इन्होंने कहा कि हम आपके TORs तो मुस्तरद करते हैं, हमारे TORs पे आ जाएं। नतीजा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से इनको बताया गया वही जो हमने कहा था कि आपके जो TORs हैं उस पर तो 100 साल भी लग जाएंगे तो किसी का एहतसाब नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑपोजिशन अपने किसी भी लोगों को एहतसाब में पेश करने से नहीं हिचकिचा रही है, लेकिन क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आजम हैं, वो पहले जवाब दे हैं। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम जो है बहुत मजबूत हो और सबसे पहले वजीर आजम 90 दिन के अंदर अपना आपको बिल्कुल पेश कर दें, तो उसके बाद सारे लोग भी अपने आप को पेश कर देंगे। हम तो पहले ही चाह रहे हैं कि एक एक्ट बने और उस एक्ट में जो है जो पूरी बात की गई है उस तरह से हो। अब आप हर दफा एक नई बात लेकर आते हैं और मामला को टालते हैं, मामला और ज्यादा फैल जाता है। मैं इम्तियाज गुल साहब से समझती हूँ फाइनली, इम्तियाज गुल साहब मुझे सिर्फ राय दे दें आप कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 संजीदा ऑफर जो की हैं, आपको लगता है मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि जवाब। एहतसाब का नया निजाम बन सकता है और ये पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बना देंगी? एहतसाब का नया निज़ाम सिर्फ उस सूरत में बनेगा जब तमाम अशराफिया इस बात पे इत्तेफाक कर लें कि उन्होंने अब्यूज़ ऑफ पावर यानी अपने इख्तियारात का, कौमी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना है। अभी भी जो सूरत हाल है वो सिर्फ एक